तो शुरू करते हैं आज के अपने इस करंट अफेयर्स के सेशन को। ये जो पूरा सेशन रहेगा ये आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 और समीक्षा अधिकारी का जो री एग्जामिनेशन होना है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जितने भी आप करंट अफेयर्स देखोगे, ये सारे करंट अफेयर्स एकदम समराइज्ड फॉर्म में हैं, यानी कि इसके बाहर इन पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूएनएफ ट्रिपल सी COP 29 की। ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आपका बाकू, अजरबैजान, यहाँ पर इसको जो है पूरा इसका आयोजन किया गया। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताना कि अजरबैजान जो कंट्री है, इसके नेबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, ठीक है। सो इसकी नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आप लोग बताइएगा। इसके बाद आगे इसमें हम बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको सही कर लेते हैं पेन को, ठीक है। विकसित देशों ने विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए 2035 तक कम से कम $300 बिलियन का नया जलवायु वित्त लक्ष्य स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। सो यहाँ पर इस पूरे आयोजन में इस चीज़ पर बात करी गई, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज को $300 बिलियन इसका मतलब एक पूरा फंड जो है, एक पूरा जलवायु वित्त लक्ष्य, इसको हासिल करेंगे। यानी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग नेशंस को सपोर्ट देंगे मॉनेटरी सेंस में, ताकि वो अपने देशों में जो जलवायु परिवर्तन है उस मतलब उसके लिए काम कर सकें, ठीक है। जलवायु परिवर्तन मतलब क्या है? एमिशन को कम कर सकें, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए वो अपने यहाँ जो उनको पैसा चाहिए उस पैसे को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, यूएई की बात करें तो इसने अजरबैजान में COP 29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन इसको स्थापित करने की पहल शुरू की है। सो यहाँ पर ये कंट्री का नेम आपको याद रखना है, यूएई। इसने जो है इस पूरे आयोजन में ही वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन इसको स्थापित करने की पहल की थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स है ये है आपका पेंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें रूस और हिंदुस्तान ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अब ये समझौता ज्ञापन कहाँ पर हस्ताक्षरित किया गया? सो ये किया गया आपका गोवा में। गोवा में क्या हुआ? गोवा में 5वीं भारत रूस अंतर सरकारी आयोग उपसमूह की बैठक हुई थी। वहीं पर ये पूरा जो समझौता था इस पर हस्ताक्षर किए गए, पेंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम। अगर हम बात करें पेंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम की, तो ये एक बहुमुखी मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे विमान, ड्रोन और निर्देशित हथियारों जैसे हवाई खतरों से महत्वपूर्ण सैन्य और बुनियादी ढांचे के लक्ष्यों की रक्षा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कि अगर कोई ऐसा हमला होता है, चाहे वो ड्रोन से हो, चाहे वो विमान से हो, या फिर निर्देशित यानी कि डायरेक्टेड जो वेपन्स होते हैं उसके थ्रू किया जाए, तो ये जो पेंटसिर एयर डिफेंस सिस्टम है ये उसको नाकाम कर देगा। ये जो आप पूरा करंट अफेयर्स देख रहे हैं, ये हमारा पेड कोर्स जो है समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, उसका पार्ट है, जिसमें यहाँ पर आप ये करंट अफेयर्स को देख पा रहे हैं। इस पूरे जो हमारा इनिशिएटिव है, पेड इनिशिएटिव, इसमें आपको डेली बेसिस पर एक PDF प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, और जब हम RO की बात कर रहे हैं तो उसमें हिंदी, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है इन डेप्थ रहते हैं, जो आज तक पूछा गया है वो भी, और जो आने वाले समय में पूछा जाएगा वो भी, वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये माइक्रो नोट्स की फॉर्म में है, यानी कि उतना ही इसके अंदर गिवन है जितना आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कुछ भी अननेसेसरी यहाँ पर नहीं दिया गया, और जितना शॉर्ट करके यहाँ पर रखा जा सकता है उतना शॉर्ट किया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाएंगे। अगर आप डेली बेस पर इन PDF को पढ़ते रहेंगे तो ईजिली आप समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 में सफलता अर्जित करेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं इस PDF को लेना, या फिर आप चाहते हैं इस कोर्स में एंटर करना, तो इसके लिए आपको 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज करना है, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है आपका अन्न चक्र के बारे में। सो यहाँ पर जब हम अन्न चक्र की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मिलकर इसको डेवलप किया? सो इसके डेवलपमेंट में विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि WFP, इसके अलावा नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण फाउंडेशन और IIT दिल्ली, ये 3 संस्थान जो हैं उन्होंने मिलकर अन्न चक्र को इस्टेब्लिश किया है।
कौन सा मंत्रालय है जिसने इसको लॉन्च किया? तो मंत्रालय का नाम है उपभोक्ता मामले का मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, तो इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि राज्यों की जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, यानी कि पीडीएस सिस्टम, जो आप राशन की दुकानें देखते हैं, और जो सब्सिडी दावा तंत्र है कि जो अगर कोई सब्सिडी के लिए अप्लाई करता है तो उसको सब्सिडी किस तरीके से प्रोवाइड की जाए, तो उसको आधुनिक बनाने के लिए इसको विकसित किया गया है। ठीक है, सो अन्न चक्र के बारे में ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला ये कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस ने या फिर कौन कौन से संस्थानों ने मिलकर इसको डेवलप किया। तो विश्व खाद्य कार्यक्रम, नवाचार और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण फाउंडेशन और आईआईटी दिल्ली ने मिलकर इसको स्टार्ट किया है। और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। पर्पस यही है कि जो पीडीएस सिस्टम है उसको जो है और एनहांस किया जाए, उसको और मॉडर्नाइज किया जाए। ठीक है, और जो सब्सिडी दावा तंत्र है उसको मजबूत किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, जो कि है आपका सागर मंथन, जो कि एक महान महासागर संवाद इसके सिलसिले में। ठीक है, तो इसका जो पहला संस्करण है ये कहाँ पर आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। उद्देश्य की बात करें तो समुद्री क्षेत्र में ज्ञान बढ़ाना और वैश्विक नेताओं, नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं, विचारकों और भविष्य दृष्टाओं को सतत, टिकाऊ और प्रभावी समुद्र क्षेत्र के लिए ज्ञान साझा करने, सीखने और भविष्य की तैयारी तथा सक्षम निर्णय लेने की दिशा में प्रमुख वैश्विक मंच प्रदान करना। यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां पर जो समुद्री क्षेत्र है उसमें ज्ञान पर चर्चा की जा सके। मतलब लोग अपने लोग का मतलब यहाँ पर नेताओं से, वैश्विक नेताओं से या फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो आप साथ में बैठें और अपने विचारों को साझा कर पाएँ, ताकि एक सस्टेनेबल मतलब डेवलपमेंट किया जा सके इस पूरे क्षेत्र में। समुद्र से किस तरीके से हमें रिसोर्सेज को यूज़ करना है और बिना किसी नुकसान के, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उसका यूज़ कर पाएँ। तो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना इसका पर्पस था। आयोजनकर्ता की बात करें तो आयोजनकर्ता में आपका बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, इसके अलावा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलकर इसको पूरा आयोजित किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, जो कि आपका वैश्विक भारत अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर यानी कि AEO कार्यक्रम की। सो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। आयोजक की बात करें तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC और विश्व बैंक, इसने साथ में मिलकर इसको आयोजित किया। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करें सो ये है आपका G20 शिखर सम्मेलन का 19वां संस्करण। कब से कब तक इसको आयोजित किया गया? तो 18 से 19 नवंबर 2024 इसके मध्य इसका आयोजन किया गया। आयोजन स्थल की बात करें तो रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील में इसको आयोजित किया गया। इसी में आगे यहाँ पर देखें तो 2050 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन प्राप्त करने की प्रतिबद्धता यहाँ पर जाहिर की गई कि 2050 तक नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन जो या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है, इस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। इसके प्रति जो है प्रतिबद्धता जाहिर की गई इसमें। इसी सम्मेलन में भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन, इसकी भी शुरुआत हुई। ठीक है, सो इसकी शुरुआत का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि भूख और गरीबी को मिटाना और सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देने के प्रयासों में तेजी लाना। इसके लिए इसको भी यहाँ पर शुरू किया गया G20 नेताओं के द्वारा। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पर बात करते हैं हम दूसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन की। तो ये भी आपका रियो डी जनेरियो में ही इसका आयोजन किया गया। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, इन दोनों ने मिलकर इसको आयोजित किया। और ये इसका जो है आपका वैश्विक शिखर सम्मेलन दूसरे नंबर का था, मतलब इसका एडिशन सेकंड एडिशन का था ये, जिसको G20 शिखर सम्मेलन में ही आयोजित किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स की 2024 की। सो इसमें क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है इन आंकड़ों के द्वारा। सो इन आंकड़ों में एक चीज़ यहाँ पर सामने निकल के आई है कि हिंदुस्तान जो है वो दूध उत्पादन में दुनिया में सबसे आगे है, नंबर 1 पर हैं हम। और अगर हम बात करें टॉप जो स्टेट हैं इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन में, तो उसमें यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है। इसको आप बहुत इजीली मैप में अगर देखना चाहोगे तो आप देख भी सकते हो। ठीक है,
इस तरीके से कुछ समझो। यहाँ पर आपका यूपी है, यूपी से राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। सो टॉप से यहाँ से नीचे उतरना अगर आप शुरू करोगे तो ये 5 स्टेट हैं जो कि सबसे ज़्यादा दूध को प्रोड्यूस करते हैं। यूपी, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर महाराष्ट्र। चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं करंट अफेयर्स के। इसमें यहाँ पर हम बात करेंगे ऊर्जा और संसाधन संस्थान की, जो कि है आपका टेरी। सो टेरी ने एक शोध पत्र जारी किया जिसका टाइटल क्या था कि भारत के कृषि क्षेत्र में कार्बन क्रेडिट की संभावनाएं, एक सतत भविष्य के लिए छोटे किसानों को सशक्त बनाना। ठीक है, सो इस टाइटल के साथ में टेरी ने एक ये शोध पत्र जो है उसको जारी किया था। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन यानी कि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस में भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस बार। सो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत इस मिशन को स्टार्ट किया गया और यह भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति का ही एक सुधरा हुआ रूप है। इसके मेन लक्ष्यों की बात करें जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद रखना ही चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर बात करें, प्राकृतिक खेती के तहत 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि को जोड़ना है। दूसरा, जो इच्छुक ग्राम पंचायत हैं उसमें 15,000 क्लस्टर स्थापित करना है। तीसरा जो लक्ष्य है वो है आपका 2 साल के अंदर 1 करोड़ किसानों तक पहुँचना। प्राकृतिक खेती में 18.75 लाख किसानों को प्रशिक्षित करना, ये इसका लक्ष्य है। और 30,000 कृषि सखियों और सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की तैनाती करना, ये इसका एक मेन पर्पस है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो तैयार कृषि या फिर तैयार प्राकृतिक कृषि इनपुट प्रदान करने के लिए 10,000 केंद्र स्थापित करना। इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में 2,000 प्राकृतिक खेत जो है उनको स्थापित करना। सो ये सारे इसके पर्पस हैं, इसके लक्ष्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसमें हम बात करेंगे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि MNRE। इसने जो नवीनतम डेटा जारी किया है तो इसमें क्या कुछ बताया गया है। सबसे पहली बात, भारत में जो कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता है, ठीक है, या फिर कुल नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता अक्टूबर 2024 में कितनी है? 203.18 गीगावाट। कुल गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता की बात करें 2024 में तो वो कितनी है कि 211.36 गीगावाट। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो हिंदुस्तान जो है वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोग करने वाला देश है, यानी कि जो ऊर्जा की खपत है उस मामले में हम दुनिया में 3rd प्लेस पर हैं। आगे यहाँ पर बात करें तो भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता, जिसमें बड़ी हाइड्रो प्रोजेक्ट भी शामिल हैं, उसमें वैश्विक स्तर पर 4थे प्लेस पर है। यानी कि जब हम टोटल नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं, उसकी स्थापित क्षमता की बात करते हैं तो उस मामले में हम 4थे नंबर पर हैं। पवन ऊर्जा क्षेत्र में अगर हम बात करें तब हम 4थे स्थान पर हैं। इसके अलावा सौर ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो सौर ऊर्जा के मामले में हम 5वें स्थान पर हैं। ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा है जिसके अकॉर्डिंग ये सारे आंकड़े आपको यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद आगे बात करें कि FDI के सेंस में क्या कुछ है, कितने % FDI अलाउड है इसमें, इस क्षेत्र में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। सो वो आपका 100% है। ठीक है, स्वचालित मार्ग से 100% तक FDI यहाँ पर मंजूर की हुई है, इसको अलाउ किया हुआ है। इसके बाद करंट अफेयर्स का आखिरी टॉपिक आज के इस वाले वीडियो में वो रहेगा आपका भारतीय चिकित्सा उपकरण उद्योग की जो वर्तमान स्थिति है। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में हिंदुस्तान इस मार्केट में यानी कि भारतीय चिकित्सा उपकरण मार्केट में कौन से प्लेस पर है? 4थे प्लेस पर। टॉप 3 की बात करें तो जापान, फिर चाइना, फिर साउथ कोरिया। ये आपके जो स्टार्टिंग के 3 हैं। ठीक है, और 4थे प्लेस पर हमें जब हम एशिया की बात करते हैं। दुनिया में बात करें तो दुनिया में हिंदुस्तान जो है वो दुनिया के जो टॉप 20 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इस पूरे मार्केट में अग्रणी हैं, उसमें हिंदुस्तान है। मतलब टॉप 20 में दुनिया में है। एशिया की बात करें तो एशिया में हम 4th प्लेस पर हैं। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को अब यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।